हेलो दोस्तों, स्वागत नमस्कार आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज का सेशन हम लोग का 12वां सेशन है और हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस और पेडागोजी क्वेश्चंस लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले जो भी सेशन हुआ है, अगर आप में से कोई नए हैं तो जाकर के उन सेशंस को जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। दोस्तों जुलाई का सीटेट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो आप सभी लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ करके और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि सर्वर थोड़ा डाउन होने का प्रॉब्लम कभी कभी आता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है 2 और 1/3 समकोण में डिग्री की संख्या कितनी होगी। दोस्तों ये सवाल जो आप देख रहे हैं, ये सवाल जितने भी टेट एग्जाम होते हैं इंडिया में लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और सीटेट में तो हर साल हर सिटिंग में क्वेश्चन इससे रहता है। तो आप इसका देखिए ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और बोलिए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए 2 और 1/3 समकोण। दोस्तों समकोण आप जानते हैं कि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो अगर हम समकोण 90 डिग्री जान रहे हैं तो यहां कहता है कि 2 समकोण यानी 2 गुने 90 और मतलब प्लस, फिर कहता है 1/3 समकोण, तो भाई 1 गुने 1/3 गुना 90। देखिए जहां जहां समकोण लिखा हुआ है वहां सिर्फ 90 हम लोग क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे। तो 2 समकोण तो 2 गुने 90 प्लस 1/3 समकोण तो 1/3 गुने 90। अगर 2 से 90 को गुना करोगे तो 180 आ जाएगा, और यहां से अगर इसको काटोगे तो 30 आएगा। तो 180 और 30 210। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 210। बहुत ही आसान है और ये सवाल आपके सीटेट में पक्का आएगा। तो ये आप भले आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन सभी टाइप को आप जानिए कि कौन कौन से टाइप आपके एग्जाम में आता है, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, ये भिन्न का एक छोटा सा कैलकुलेशन से सवाल दिया गया है। इसमें जो क्वेश्चन मार्क है इसका आपको मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आपको निकालना है तो ये पूरे उठा करके वहां डाल सकते हैं, और उससे पहले हम चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए नीचे 8 और 16। दोस्तों जब कोई नीचे की संख्याएं आपस में जुड़ा हुआ रहे, आपस में उन लोगों का कोई ना कोई क्या हो, रिश्ता हो। ठीक है, रिश्ता कैसे, देखिए 8 दूना 16, 8 के पहाड़ा में 16 आ रहा है। तो जब दोनों का रिश्ता तय हो गया है तो भाई उसमें जो सबसे बड़ा वाला है उसको उठा लो, वही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब 8 से 16 को भाग करो 2 बार में, 2 गुने 3 6। 16 को भाग करो 16 से 1 बार में, 1 गुने 7 खत्म, और क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं, यहाँ 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए 7 और 6 13, 13/16। तो दोस्तों ये हो गया 13/16 प्लस x बराबर 12। अब अगर हमको x का मान निकालना है तो ये पूरा पूरा उठ करके क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जब हम x का मान निकालेंगे दोस्तों, ये भिन्न किस में है, प्लस में है ना, तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो 12 माइनस 13/16। अब देखिए अब कुछ खास नहीं करना, बहुत ही सिंपल हो गया। अब देखिए क्या करना है कि इन दोनों को गुना करना है। ठीक है, जब नीचे यहाँ पर 1 है तो कुछ करने काम ही नहीं, दोनों क्या करना है, गुना करना है। तो 16 गुने 12, दोस्तों 16 गुने 10 होता है 160, और 16 दूना 32 कितना हो गया, 192, 192। तो 192 में कितना चल जाएगा, 13 जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 192 में 13 जाएगा और नीचे रहेगा 16। तो इसको घटाइए, अब कितना आता देखो, यहाँ 13 माइनस करिए तो 12 में 3 गया तो 9, 8 में 1 गया 7, और यहाँ 1। दोस्तों ये 179/16 आ गया। तो आप इसका उत्तर दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, या तो इसको आप पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, आयतन चैप्टर से है। आप जैसा जानते हैं कि सीटेट में क्षेत्रमिति में 2 टॉपिक से क्वेश्चन आता है, एक दोस्तों क्षेत्रफल और एक घनाभ, यानी एक एरिया और एक वॉल्यूम। एरिया में आयत और वर्ग, और आयतन में घन और घनाभ। दोस्तों क्वेश्चन आपका घनाभ से दिया गया है, आप क्वेश्चन पढ़िए। कहता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। दोस्तों घनाभ से संबंधित या घन से संबंधित जितने भी फॉर्मूला है वो सारे आपको पता होना चाहिए। जैसे घन का आयतन क्या होता है, तो भाई लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 × LB + BH + LH होता है।
घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए और घनाभ चैप्टर हम अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, जिसको जाकर देखना है तो आप चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ जो सवाल दिया गया है, देखिए लंबाई दिया गया है आपको 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है आपको 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अगर इसको हमको निकालना है आयतन, तो बहुत ही आसान है। आयतन निकालना है कि वॉल्यूम निकालना, तो भाई तीनों गुना होगा L इंटू बी इंटू एच, तो 12 गुने 10 और 10 गुने 8, तो 12 अठी 96 और 10 से गुना कर दो 960 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये आपके ऑप्शन में दिया गया है, तो भाई ये आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आसानी से इसको आप उत्तर लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि आयतन या क्षेत्रफल का कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए आपके सामने एक सरलीकरण का एक आसान सा सवाल दिया गया है। दोस्तों सरलीकरण का इस तरह का सवाल 2022 का दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था सीटेट में काफी पूछा गया था। तो आप इन सब सवालों का भी प्रैक्टिस करके जाएं। ऐसा ना देखें कि आसान क्वेश्चन है, इसकी पहले प्रैक्टिस करिए, बना के देखिए कि क्या हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन कहता देखिए क्या 500 प्लस फिर ब्रैकेट में दिया गया है 100 गुना फिर 25 और डिवाइड बाय 4। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो जैसा आप जानते हैं कि सरलीकरण में एक नियम होता है भी बोर्ड मास। दोस्तों भी बोर्ड मास में क्या होता है कि पहले ब्रैकेट होगा, ठीक है, उसके बाद ऑफ होगा, फिर गुना होगा, फिर जो है भाग होगा, फिर जो है जोड़ फिर घटाव होगा। तो यहां सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं 100 गुने 25, दोस्तों ये हो जाएगा 2500। ठीक है, और यहां भाग करना है 4 से, तो भाई 4 से इसको भाग कर सकते हैं। तो 500 प्लस अगर हम 2500 को 4 से भाग करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 625। ठीक है, 625 आ जाएगा इसको। तो क्या करेंगे यहाँ पे 500 और इसको काटने पे आएगा 625। अब आपने कहा कि इतना फास्ट कैसे हम काट दिए, तो 625 गुना 2 1250 और 1250 गुना 2 2500। इसका मतलब कि चौथाई हिस्सा कितना है 625। जब जोड़ेंगे दोस्तों आ जाएगा 1125। देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया है, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक संख्या दिख रही होगी और इस संख्या में कहता है कि अंकों को पुनः स्थापित कर, यानी अंकों को दोबारा कहीं कहीं आप उठा के रिप्लेस करके आप एक ऐसी संख्या बनाई जो सबसे छोटी संख्या हो सकती है इन अंकों के द्वारा। तो यहाँ अंक दिया गया है 10075302, ये है आपका संख्या। ठीक है, अब इसमें अंकों का प्रयोग करना है हमको इस प्रकार से कि छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। तो आप कहें कि सर क्यों ना हम 0 से स्टार्ट कर लें। तो भाई ये बात ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर 4 और 4 8 अंकों वाली संख्या है तो हम छोटी से छोटी संख्या जो बनाएंगे वो भी 8 अंकों की होनी चाहिए। और अगर हम 0 को सबसे आगे ले आएंगे तो 0 को आगे लगाने से वैल्यू खत्म हो जाता है, वो 8 अंकों का नहीं 6 अंकों का बन जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू तो करेंगे 1 से ही, उसके बाद देखेंगे और कहीं छोटा है तो भाई 0 को छोटा है, लाके इसको यहाँ पे चिपका दिए। उसके बाद कौन है 2 है, फिर कौन है 3 है, फिर कौन है 5 और फिर कौन है 7। अब देखिए ये 8 अंकों वाली हो गई और देखिए ये आपके ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा, तो यही आपका आंसर है। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये सवाल टेट में बार बार पूछता है कि भाई कुछ अंक आपको दे देगा, इससे बड़ी संख्या बनाइए, छोटी संख्या बनाइए, उसका अंतर बताइए, उसका योग बताइए। तो इस तरह के सवाल में आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सवाल आया है। ठीक है, इस सवाल में आप बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा दिमाग नहीं लगाएंगे, एकदम सिंपल दिमाग लगाएंगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 15 और 45 के बीच 5 के गुणकों का योग। दोस्तों गुणक क्या होता है, मल्टीपल्स। ब्रैकेट बंद है, फिर कहता है माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखता है 20 के सभी गुणनखंडों का योग बराबर क्या होगा। 15 से 45 5 के गुणक यानी 5 से कटने वाले, सीधा सीधी 5 से कटने वाले। और जब 15 से 45 के बीच की बात कहा गया है तो ना 15 लेंगे और ना ही 45 लेंगे, हम लोग लेंगे 25, 30 और 35 और 40, इन सबको जोड़ लेंगे। तो भाई 5 5 10, 4 3 7 3 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 150 हो गया।
अब कहता है कि 20 के सभी गुणनखंडों, दोस्तों गुणनखंड मतलब होता है फैक्टर, दोस्तों क्या होता है फैक्टर, और फैक्टर क्या होता है, जिन संख्याओं से 20 कटेगी वो इसके फैक्टर होंगे। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और खुद 20 से कटेगा। ये 5 किसके गुणनखंड होंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा। अब सबको जोड़ देते हैं, 30, 30 5 35, 35 और 5 40 और 2 42। तो इसका जो योग था 5 के गुणकों का और जो 20 के गुणनखंडों का योग था, इन दोनों में अंतर निकालना है। तो भाई इन दोनों में अंतर निकल जाएगा आपका 108, क्योंकि 150 में 42 चला गया, 108 बचेगा। देखिए है आपके ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 108। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाइए। बेसिक अगर आपको पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन में गलती करेंगे। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपके सामने देखिए भिन्न का एक जबरदस्त सवाल है, यानी भिन्न और दशमलव को मिला करके एक सवाल पूछा गया है, और आप में से सभी कोई उत्तर इसका कमेंट करिए कि इसका उत्तर क्या आने वाला है। दोस्तों कहता है कि दशमलव भिन्न को विस्तारित रूप में लिखिए। ठीक है, आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है, यानी आपको 3 ऑप्शन में सोचना है। अगर आपको तीनों में नहीं मिलता है तो आप आंसर करेंगे इनमें से कोई नहीं, अर्थात नन ऑफ दीस। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि अगर आप ऑप्शन बी को देखते हैं तो 4 + 2 कर दिया गया है। तो भाई 4 अगर हम शुरुआत करते हैं, देखिए अगर पहला ऑप्शन हम गौर करें, फर्स्ट ऑप्शन, तो 4 + 2 बटा 10 + 3 बटा 100 + 3 बटा 1000। दूसरा ऑप्शन है 4 + 2 + 3 बटा 10 + 3 बटा 1000, सॉरी यहाँ दिया है 3000। ठीक है, फिर है 4 + 2 बटा 1000 + 3 बटा 100 + 3 बटा 10। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये तो खैर आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 और 2 यहाँ पहले जुड़ जाएगा, ये इसमें पॉइंट नहीं आएगा, और यहाँ पहला अंक के बाद ही पॉइंट आना चाहिए, तभी इसका रूप कैसे दोस्तों होगा, विस्तार होगा। देखिए विस्तार रूप मतलब होता है कि पहले जो अंक होगा उसके बाद के से ही अंकों या दशमलव का बनना शुरू होना चाहिए। तो 2 बटा 10 कितना होगा, 0.2, 0.2 दोस्तों, ये 0.03, 0.003। अब देखिए कि जो दशमलव है ये हर बार एक एक अंक बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये विस्तार हो रहा है। तो इसका उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए और डी में बस ये अंतर है कि ये विस्तार हो रहा है, और दोस्तों ये क्या हो रहा है, सिकुड़ जा रहा है। दोस्तों पहले क्या है, 3 अंक में पॉइंट है, फिर 2 अंक में पॉइंट है, फिर 1 अंक में पॉइंट है। ये तो विस्तार नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सिकुड़ जा रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, और ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका संख्या पद्धति का। अगर आप में से कोई यौगिक संख्या पढ़े हैं और आभास संख्या पढ़े हैं अच्छे से, तभी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। आप में से बहुत किसी को यह पता भी नहीं है कि यौगिक संख्या होता क्या है। चलिए आज आपको हम बताते हैं कि यौगिक संख्या क्या होता है और क्या ये क्वेश्चन कहना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कहता है 2 यौगिक संख्याओं का योग हमेशा यौगिक संख्या होती है। अगला कहता है कि 2 यौगिक संख्याओं का योग हमेशा आभास संख्या होती है। फिर कहता है कि 2 यौगिक संख्याओं का योग यौगिक या आभास संख्या हो सकती है। चौथा कहता है कि 2 यौगिक संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होती है। अब देखिए यौगिक संख्या दोस्तों क्या हो गया, यौगिक संख्या आप उसे कहेंगे जिसे उसके यानी उसको स्वयं से और एक के अलावा किसी अन्य से भी काट सकते हैं, अर्थात यौगिक संख्या दोस्तों क्या है, भाज्य संख्या है। तो अगर हम एग्जांपल लें 8 और 9, ठीक है, देखिए 8 भी 1 से कटेगा, 8 से भी कटेगा और अन्य से भी कटेगा, 2 4 से भी कट जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो गया, कौन संख्या हो गई, भाज्य संख्या, अर्थात यौगिक संख्या हो गई। 9 भी क्या हो गई, यौगिक संख्या हो गई। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों कितना मिलेगा, 17। देखिए ये एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं कटेगा। अब अगर हम 2 ऐसी संख्याएं लें, जैसे कि चलिए ले लेते हैं हम 12 + 15,
देखिए 12 भी भाज्य है यानी यौगिक है, और 15 भी भाज्य है यानी यौगिक है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 27 मिलेगा, और 27 अभाज्य नहीं है, ये क्या है, यौगिक है। क्योंकि 27 जो है वो 1 और 27 के अलावा 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, दूसरी कैसा हो गया, यौगिक संख्या हो गया। तो किसी भी दो यौगिक संख्याओं को जोड़ने पर, ठीक है, अभाज्य भी मिल सकता है और यौगिक संख्या भी मिल सकता है। इसका से उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह के भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो कि पिछले कई 2-3 सालों के पैटर्न में चेंजिंग के बाद ऐसा क्वेश्चन देखने मिल रहा है। आप एकदम गौर से क्वेश्चन को बनाइए और ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, आप संपूरक या अनुपूरक ये दोनों शब्द आप सुने होंगे, या तो पूरक भी सुने होंगे। अब देखिए इससे जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन क्या पूछता है, कोई एक कोण का मान दिया और पूछा इसका संपूरक क्या होगा या इसका पूरक क्या होगा, फट से बोल देते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरक कोण क्या होते हैं और संपूरक कोण क्या होते हैं, तभी आप ये क्वेश्चन को बना पाओगे। क्वेश्चन कहता है कि किसी कोण के संपूरक कोण तथा अनुपूरक कोण तथा संपूरक कोण का अनुपात 2:5 है, तो वह कोण ज्ञात करें। दोस्तों अगर हम उस कोण को ए मान लेते हैं, तो सबसे पहली बात तो आता है कि अनुपूरक, वही लिखा है क्वेश्चन में, अनुपूरक या तो कहीं लिखेगा पूरक, और एक क्या दोस्तों हो गया, संपूरक। संपूरक देखिए, अनुपूरक होता है कि दो एंगल को जोड़ने पर 90 मिलना चाहिए, और उसमें से एक कोण को ए मान लिए हैं, तो दोस्तों अगला क्या होगा, 90 - ए हो जाएगा। अगर संपूरक को दो कोण को जोड़ने पर 180 मिलता है, उसमें से एक को क्या मान लिए हैं, ए मान लिए हैं, तो बाकी बचा क्या हो जाएगा, 180 - ए हो जाएगा। और इन दोनों का अनुपात दिया गया है 2:5। देखिए इन दिया गया है, ठीक है। अब इसे क्रॉस गुना करते हैं, तो 9×5 = 45 - 5a बराबर, यहां गुना करेंगे 360 - 2a। इसको यहां ले आते हैं, तो 450 में अगर हम 360 को यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। दोस्तों यहां बचेगा आपका 9 × 6 = 15, 90 बन जाएगा। और यहां देखिए ये माइनस, और देखिए यहां पर -2a है, और यहां माइनस से प्लस होगा 5a। तो एक माइनस एक प्लस क्या होगा, माइनस होगा ना। देखिए बड़ा जो है उसके पास प्लस है, तो 90 बराबर 3a, 5 में 2 गया 3, 3 से काटोगे 30, यानी उस एंगल का मान दोस्तों क्या होगा, 30 डिग्री होगा। देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया है। आई बात समझ में, क्वेश्चन इस ढंग से बनाना है आपको, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आपके सामने एक इजी सा सवाल आया है, इजी है लेकिन इस तरह के सवाल भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, ध्यान से बनाइएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति 3 वस्तुएं खरीदता है, प्रत्येक का वजन 5 किलो 200 ग्राम है, तो सभी 3 वस्तुओं का कुल वजन क्या होगा। बहुत ही आसान है। देखिए एक वस्तु का दाम, प्रत्येक वस्तु में तो होता है एक, प्रत्येक वस्तु में क्या हो गया, हर एक, तो एक का दिया है 5 kg 200 ग्राम। अगर 3 वस्तु ऐसा खरीदेगा दोस्तों, हो जाएगा 600 ग्राम, और 3 यहाँ भी गुना होगा, तो ये हो जाएगा 15 किलो 600 ग्राम। देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगला सवाल जो आपके सामने है, ये सवाल जब से सीटेट पैदा हुआ है तब से ये क्वेश्चन आ रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि 2011 से लेके अब तक 22 तक जितनी बार सीटेट हुई है, ये सवाल बार बार पूछा गया है। और आपको इस सवाल का हम एक ऐसा ट्रिक बताएं कि बस 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, उससे भी कम। तो देखिए कि ट्रिक क्या होगा। सबसे पहले आप गौर करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज में बहुत खास अंतर नहीं है, बस पॉइंट का अंतर है। यहाँ देखिए 6 के बाद पॉइंट है, और यहाँ 6 से बहुत पहले पॉइंट है। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ 6 के पास लाना चाहेंगे इस जगह पर, तो ऊपर में क्या होगा, 1 2 3 4 जितना अंक पीछे खिसकाए हैं, ऊपर उतना 0 आपको फिट करना होगा, यानी आपको 10 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 था, यहाँ बैठ गया 4 0, ठीक है। अब क्या करना है कि अगर हमको ये वैल्यू दिख गया, देखिए अब यहाँ क्या बन गया, ये बन गया 1/6.198, और ऊपर में आ गया इस तरह से, ठीक है। अब हमको इसका वैल्यू दिया गया है,
तो भाई इसके वैल्यू के पास हम इसको रख सकते हैं। तो इसको जैसे यहाँ रखेंगे दोस्तों, इसको जैसे यहाँ रखेंगे, ये 4 जीरो क्या करेगा, इस पॉइंट को 4 अंक पीछे धकेल देगा। तो इसका मान आ जाएगा, ये पॉइंट जो पीछे धकेलेगा तो 1613 और पॉइंट ये दोस्तों आ जाएगा 4। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को इस तरह से बनाइए, कैलकुलेशन मत करिए। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे टाइम वेस्ट होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कैलेंडर चैप्टर से है, यानी कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि 2013, 1997, 1888 और 1605 में कौन सा लीप वर्ष था। अब देखिए, लीप वर्ष पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि एक ऐसा ईयर का मान जो 4 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम लीप ईयर कहते हैं। और 4 से कोई भी संख्या कैसे कटेगी वो जरा ध्यान दीजिएगा। एक दिया गया है 2013, एक दिया गया है 1997, एक है 1888 और एक दिया गया है 1605। तो 4 से कटने का सिंपल नियम है कि अंतिम 2 संख्याएं 4 से कटनी चाहिए। अंतिम जो 2 अंक है उससे जो संख्या बनेगी वो 4 से कटना चाहिए। 97 4 से नहीं कटेगा, 96 कटता है, 13 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या होगा, 88, क्योंकि 88 4 से कट जाएगा 22 बार में। सीधा उत्तर लगा देंगे 88। अगर मान लीजिए कभी ऐसा लिखा हो 2000 ईस्वी, क्या ये लीप ईयर है? तो बिल्कुल है, क्योंकि अंतिम अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 0 हो तो उसे भी हम 4 से काट सकते हैं, यानी ये भी हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। और लीप ईयर में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है और लीप ईयर प्रत्येक 4 साल के बाद ही आएगा। ठीक है, 2000 में अगर आया है तो 2000 फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, ऐसे आगे बढ़ेगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए, अगला सवाल फिर से क्षेत्रमिति के घनाभ चैप्टर से है। ठीक है, यानी आयतन में घनाभ से है। क्वेश्चन कहता है एक 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 × LB + BH + LH। ठीक है, अब देखिए, जिसको भी घनाभ अच्छा से पढ़ना है, हम इसका सेशन बहुत जल्द लाने भी वाले हैं और पहले भी पढ़ा चुके हैं, जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, लंबाई कितना है, 14 है, और चौड़ाई कितना है, सॉरी, लंबाई 24 और चौड़ाई 14, यानी 24 × 14, और B कितना है 14 और H कितना है 7.5, तो 14 × 7.5, और LH कितना है, तो L भाई 24 है और H कितना है 7.5। अब इसको आप गुना करके लिख लीजिएगा, जो भी आपका वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि भाज्य अभाज्य एक ऐसा टॉपिक है टेट के एग्जाम या किसी भी टीचर एग्जाम में जो बहुत ही हॉट टॉपिक होता है। और अगर कभी भाज्य अभाज्य को पहचानने के लिए इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आपके सामने आ जाए तो थोड़ी देर आपको सोचना पड़ता है कि भाई कैसे हम पता करें कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। अब देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य का युग्म है। अब देखिए, स अभाज्य एक शब्द यहाँ आता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में को प्राइम नंबर। स अभाज्य क्या है, कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं के जोड़े को हम स अभाज्य कहते हैं, या फिर एकदम एक देहाती भाषा में समझिए दोस्तों, स माने क्या होता है, साथी। तो अगर कोई भी 2 अभाज्य संख्या को एक साथ ले आएंगे तो वो पक्का दोस्ती कर लेगा, साथी बन जाएगा, तो उसे हम कहेंगे सह अभाज्य। जैसे आप सुने हुए हैं सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला, सहकर्मी, साथ में काम करने वाला। देखिए, यहाँ ऑप्शन दिया गया है 81 और 4 5 9 2 7, फिर दिया गया है 61 और 122, फिर दिया गया है 23 और 1031, फिर दिया गया है 42 और 18 और 57। अब हम आपको एक टेक्निक बता रहे हैं कि उस टेक्निक के बाद कितनी भी बड़ी बड़ी संख्याएं आपको मिले तो आप सह अभाज्य या भाज्य संख्या पता लगा सकते हो। देखिए, 81 दोस्तों इसलिए अभाज्य नहीं है क्योंकि देखिए, सह अभाज्य में दोनों के दोनों अभाज्य होने चाहिए, और 81 इसलिए अभाज्य नहीं है क्योंकि ये 9 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा,
और अभाज्य कौन होते हैं? जो केवल एक से और खुद से कटे। अगर 81 केवल एक से कटता और केवल 81 से कटता तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य बोलते। तो भाई ये अभाज्य तो है ही नहीं, पहली बात। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए अगर इसको काटेंगे तो 9, 7 2 9, 5 4 9। अगर सबको जोड़ने पर केवल 9 9 मिल गया, इसका मतलब कि ये 9 से भी कट जाएगा, और अगर 9 से कट रहा है तो वो 3 से भी कट जाएगा। इसका मतलब कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अगर दोनों अभाज्य नहीं है तो ये सह अभाज्य नहीं हो सकता है। अब देखिए 61 और 122, अगर 61 को अगर हम डबल करेंगे तो 122 मिलेगा। तो लगता है कि इन दोनों का HCF यानी कि कॉमन 1 हो सकता है, क्योंकि सह अभाज्य होने के लिए कॉमन HCF 1 होना चाहिए। तो दोस्तों ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा? 61 कॉमन हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 61 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ 2 मिलेगा। तो कॉमन केवल क्या आना चाहिए? कॉमन आना चाहिए, केवल 1 आना चाहिए कॉमन। अब यहाँ देखिए 57 दोस्तों, ये भी क्या है? ये भी एक भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 से कटेगा और 19 से भी कट जाएगा। तो ये भी क्या है? भाज्य है, अभाज्य नहीं है। इसको भी चेक कर लीजिए। 4 2 6 और 8 1 9। किसी भी संख्या को जोड़ने पर 3 6 9 इनमें से कुछ भी मिलता हो तो वो 3 से कटेगी। इसका मतलब कि ये भी अभाज्य नहीं है। अगर ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं, इसका मतलब कि दोनों मिलाकर के सहअभाज्य नहीं बन सकता है। बचा हमारे पास एक ऑप्शन 23 और 10 31। तो दोस्तों यही हमारा क्या है? सहअभाज्य है, क्योंकि 23 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, और 10 31 भी किसी से नहीं कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, 5 से, 6 से, किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब कि ये दोनों के दोनों अभाज्य है और एक साथ हैं, तो दोनों के दोनों सहअभाज्य भी हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्वेश्चन को इस तरह से बनाइए ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हो। ठीक है, और इतना बड़ा बड़ा वैल्यू एग्जाम में आ रहा है तो आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैथ्स का पेडागोजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा गलती कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में आप थोड़ा उलझ सकते हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। कहता दिनू को 5 और 4 का योग करने के लिए कहा गया। सबसे पहले उसने अपनी उंगली पर 5 गिना, उसके बाद उसने 4 गिना, फिर उसने 5 और 4 को एक साथ गिना और उत्तर 9 दिया। योग की यह रणनीति कैसी है, यह बताना है आपको। पहला कहता डायरेक्ट मॉडलिंग, फिर कहता पुनर्समूहन, सी कहता क्षतिपूरण, और डी कहता वृद्धिकारी। तो इसमें आपको सबसे अधिक कंफ्यूजन हो रहा होगा पुनर्समूहीकरण या पुनर्समूहीकरण। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि पुनर्समूहीकरण वही उत्तर आप लगाएंगे जहां पर कि पहचा वाला जोड़ होगा। ठीक है, अगर पहचा वाला जोड़ है तो वहां पर पुनर्समूहीकरण आप लगा सकते हैं। लेकिन यहां तो सिंपल क्या किया, 5 उंगली पे गिन लिया, फिर 4 गिन के जोड़ दिया। तो दोस्तों इसमें क्या है, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का काम हो रहा है। यानी यहाँ पर डायरेक्ट जो है क्या हो रहा है, मॉडलिंग का काम हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से मॉडलिंग का काम हो रहा है। तो इसका उत्तर होगा डायरेक्ट मॉडलिंग। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल में ऑप्शन से आपको उलझा सकता है, लेकिन आपको उलझना नहीं है, आप वर्ड को अच्छे से समझिए। ठीक है दोस्तों, अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कहता वह बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी जो 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभक्त कर सके, यानी काट सके, डिवाइड कर सके। अब देखिए जब बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया है तो हम शुरुआत करेंगे 1 से, 1 2 3 4। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर न्यूनतम में अगर हम शुरुआत से लेंगे 4 लगातार प्राकृत संख्याओं को, तो इससे जो संख्या बनेगी वो किसी भी 4 लगातार प्राकृत संख्याओं को गुना करने पर जो मिलेगा उसको काट सकता है। तो 4 या 12, 12 गुना 2 24, यानी 24 वह संख्या है जो किसी भी 4 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभक्त कर सकती है या फिर काट सकती है। ओके दोस्तों, ये आपका उत्तर था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यहाँ रोकते हैं। अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले पेडागोजी क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन करेंगे। तो तब पढ़ते रहिए। जय हिंद।